हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास की फिजिक्स का जो पहला लेसन है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये हमारी तीसरी वीडियो है और आज स्टार्ट करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर देख लो, हमने ये पढ़ा था कूलाम का नियम, है ना, कि अगर एक ये दो आवेश हैं, ये चलो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और ये इनके जो बीच की दूरी थी वो R थी। तो अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो इनके बीच जो बल लगेगा यानी कि जो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, फिर ये प्रतिकर्षण करेंगे। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो ये प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल को जो अनुभव करने का जो हमारा क्षेत्र है ये वाला, इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो बल है ना वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर लगता है। ये कह दो कि ज्यादा वाला जो है कम की ओर बल लगाता है, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर लो, यहाँ वैद्युत क्षेत्र तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे हमने ये प्लस वाले मान लिया, चलो यहाँ ये तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, दूसरा आवेश हमने ये लिया, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। तो बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, कभी कभी इसमें से हमारा एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, अभी हम बताएंगे इसमें से, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है और इसके हमें गुण भी बताने हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलता है। फिर देख लो कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलता है। अब इसके जो गुण हैं, तो एक है हमारा कि धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ से बल रेखाएं हैं वो दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, किधर को, जिधर माइनस होगा। और ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं पास आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर ये ऋणात्मक आवेश है ना तो क्या होगा, जो रेखाएं हैं वो इधर को आकर्षित होती दिखाई देती है। दो बात याद होगी, देखो प्लस है तो यहाँ से जो बल रेखाएं हैं वो दूर जाती प्रतीत होती हैं, अगर माइनस है तो उसकी ओर प्रतीत होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कि जो बल रेखाएं हैं वो प्लस से इधर माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा यहाँ कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसे चलेंगी और माइनस तक पहुंच जाएंगे ना, ये ऐसे चलेंगी प्लस से और माइनस तक पहुंच जाएंगे। फिर ये कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर हम ऐसे स्पर्श खींच दें यहाँ ऐसे तो वो वैद्युत जो बल है ना उसकी दिशा बताती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में आ जाता है। याद रखना कि दो वैद्युत बल रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इसका अर्थ है कि कटान बिंदु पर स्थित धनावेश पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो इसलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसे बस ऐसे रिपीट कर लेना कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो यदि दो वैद्युत बल रेखाएं, अब बुझा क्यों, तो याद रखना कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इसका अर्थ है कि कटान बिंदु पर स्थित धनावेश पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो जिसका अर्थ है कि धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो इसलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब एक आता है यहाँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा वैद्युत क्षेत्र, इनकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सबसे आसान तरीका है, ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, ई का मतलब क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखो ये एरो लगा हुआ है, यानी कि ये एक सदिश राशि है। और बल भी क्या है, यहाँ दिशा वही होगी, ठीक है, जो हमारी बल की है बटे Q नोट। हो गया ना, देखो तो E बराबर F बटे Q0। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी कि अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर E वो कहते हैं। ठीक है, तो E कैसे होगी, हमारे यहाँ एक सदिश राशि हो जाएगी जिसकी दिशा वही होती है जो वैद्युत क्षेत्र बल की होती है। इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। और अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो F की तो हो जाएगी यहाँ mL/T-2 हो जाएगी। और जो Q नोट है, इनकी जो हमारा आवेश है उसकी होती है AT होती है ना। तो चाहे तो इसे ऊपर ले जाएंगे हम तो T की पावर माइनस हो जाएगी, इन्हें ऊपर ले जा सकते हैं, या ऐसे ही याद कर लेना। अच्छा, एक बात देखना यहाँ कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, अथवा वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी है, तो वहां सदैव धनात्मक परीक्षण आवेश, इसे याद रखना, जो Q नोट है ना, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जो कि इतना सूक्ष्म माना जाता है कि जब बल इस पर कार्य करेगा तो यह गति करेगा। ठीक है, इसे याद रखना, जो हमारा है ना ये परीक्षण आवेश। देखो, अगर हमारे पास कोई एक चालक है, ठीक है, इस पर मान लिया हमारा यहाँ -Q आवेश है, इस पर जो है यहाँ दूसरा बिंदु है ये, इस पर +Q आवेश है। तो हमें कोई ये तीसरा बिंदु है, हमें इनके बीच का जो वो है बल है ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो ये बिंदु है, तो हम इस बिंदु को हम क्या करेंगे, Q नोट कहेंगे, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा हमारा परीक्षण आवेश कहलाता है। तो अब ये बात नोट कर लेना कि E बराबर F अपॉन क्या है, Q नोट। और F क्या होता है हमारा, कि दो जो हमारे आवेश हैं उनके मध्य लगने वाला बल। और ठीक है, और उसे हम क्या कर देंगे, हम Q नोट से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम सिद्ध करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब एक बार देखो, ये क्या हमारा यहाँ, ये एक आवेश है ना, ठीक है, ये मान लिया कि O पर क्या है, एक कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, और जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश कौन सा है यहाँ, Q नोट। मैंने बताया अभी यहाँ कि जो भी बिंदु होगा
जहां हम परीक्षण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हम परीक्षण बिंदु Q नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान लिया कि O बिंदु पर कोई आवेश तो Q रखा हुआ है और इससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह एक परीक्षण आवेश Q नोट मान लेते हैं। मैंने बताया भी यहाँ कि जो भी हमें विश्व बिंदु पर हमें क्या करना, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उसे हम Q नोट यानी कि परीक्षण आवेश मान लेते हैं। अब इसमें जो एक वर्ड आया है यहाँ परावैद्युतांक, ये मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बता दिया है, सबसे पहले वाली में, और चलो आगे भी जरूरत पड़ेगी हम फिर दोबारा से बता देंगे। तो ये बात हुई क्लियर यहाँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण, Q क्या है कि ये बिंदु आवेश है, ठीक है। तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो बिंदु हमने मान लिया कि यहाँ से R दूरी पर जो परीक्षण बिंदु है वो Q नोट है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इनके बीच की जो वैद्युत बल है उसे निकाल लेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। और हम पता ही है कि E होता है F/Q नोट होता है ना। ये मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो हम कूलाम के नियम से F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। तो अब देखो वहाँ Q1 और Q2, तो एक Q1 तो Q है ही, जो Q2 है वो Q नोट है ना, और बटे R², ये तो होगा F होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सूत्र क्या उसका हमारा यहाँ, ये था कि E बराबर F/Q नोट। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ F की लिख देंगे वैल्यू हम, और बटे में यहाँ Q नोट। तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K। अब से बात देखना K मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि निर्वात हो या वायु हो उसके लिए K की वैल्यू 1 होती है, उसके लिए परावैद्युतांक है माध्यम का वो 1 होता है। ये भी मैंने पहली वीडियो में बता दिया ना। तो अब इसका जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह दो या नोट कह दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो कभी कभी हमारी जो एप्सिलॉन नोट है इसका मान या इसकी V मान निकालने के भी आ जाती है, वो भी मैं तुम्हें पहली वीडियो में समझा चुका। तो क्लियर हो गए कि किसी बिंदु आवेश के, एक बार फिर देख लो क्या था, ये था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए पहले हम एक बिंदु Q मान लेंगे और इसका जो परीक्षण आवेश है वो Q नोट मान लेंगे। इनके बीच पहले हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ बल निकालेंगे, ठीक है, कूलाम के नियम से। और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो है E बराबर F/Q नोट, ठीक है। तो जो Q नोट है और जो ऊपर Q नोट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q बटे R² बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब जो अगला इसमें टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो नाम देखो, द्विध्रुव, सीधी बात है, इनके जिसके 2 ध्रुव हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई निकाय है या कोई चालक है जिसके क्या है, जिस पर समान परिमाण के क्या है आवेश है, लेकिन क्या है विपरीत चिन्ह के हैं, और उनकी जो बीच की दूरी है ना वो 2l है। तो देखो यहाँ कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी, ये बहुत सूक्ष्म दूरी मानेंगे हम, पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद हो जाएगा देखो यहाँ। तो एक ऐसा हमारा निकाय है, इस पर +Q आवेश है, इस पर -Q आवेश है। आवेश तो समान है
लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। और इनकी जो बीच की दूरी है वो r नहीं है, क्या बहुत सूक्ष्म दूरी है 2l। ठीक है, तो वो ऐसा निकाय हो तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो फिर याद हो जाएगा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को नेट आवेश शून्य होता है ना, यानी कि ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव पर जो नेट आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसके अगर कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लें तो एक तो होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, एक होता है HCl, ये है H2, कई सारे होते हैं, याद कर लेना। तो वैद्युत द्विध्रुव याद होगा कि एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के लेकिन विपरीत चिन्ह है ना, कि क्या हो, दो आवेशों और उनके बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म हो, अल्प हो, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अच्छा, तो अब आता है यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक होगा, ये डायपोल और ये मोमेंट है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये देखो यहाँ ये इस पर माइनस क्यू आवेश है और इतना ही प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, इनमें से हमने आवेश ले लिया q, दोनों ने एक आवेश ले लिया और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है 2l है ना, तो उसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद होगा क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक ये है और एक ये है, किसी एक आवेश को और जो बीच की दूरी है, ठीक है, जब 2l है यहाँ, तो उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम जो है ना P से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना P बराबर वैसे क्या होगा हमारा Q इंटू 2l, लेकिन हमने 2 बाहर निकाल लिया तो 2QL। ठीक है, इससे आसानी से याद हो जाएगा ना। तो ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा है ना वो इधर रहेगी ना, इधर को लगती है ना। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा हमारा कूलाम मीटर। जैसे Q है तो Q क्या हमारा यहाँ आवेश है, तो उसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। L क्या हमारी यहाँ दूरी है 2l, वो मीटर हो जाएगा, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। जब हम इसकी निकालेंगे विमा तो क्या होती है, कूलाम की तो होती है 80 और जो मीटर है वो L होगी, तो इसे 80L याद रख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। तो साथ ही साथ एक याद कर लो, इसके ऊपर हमें जो है छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो मिलेंगे कि दो आवेश परस्पर r दूरी पर वायु में रखे हैं। तो जो वायु में रखे हैं तो वहाँ जो माध्यम परावर्तनांक होता है वायु का वो 1 होता है ना, और जब इनको जल में रखा जाता है तो याद हो जल के माध्यम का जो परावर्तनांक होता है वो 80 होता है ना। ये सब मैंने तुम्हें पहले वीडियो में ही बता दिया ना, जिसने ना देखी हो वो अभी देख ले ना। तो दो आवेश परस्पर r दूरी पर वायु में रखे हैं और जब इनको जल में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ वायु में क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती है। K क्या होता है, माध्यम का परावर्तनांक होता है। तो जब हम रूल लगाएंगे इसका, कूलाम का नियम, तो F ये वायु होगी यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², क्योंकि यहाँ K की वैल्यु 1 होगी, नंबर 1 होगी। अब जल के लिए क्या होता है, K की वैल्यू 80 होती है, मैंने तुम्हें अभी बताया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80 हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, तो ये वायु को होगा, ये जल को होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 इन्हें डिवाइड करेंगे आपस में यहाँ, तो वायु F वायु होगा, F जल होगा ना, तो सब कुछ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ 80 बचेगा ना। तो याद करना, फिर ये जब जल निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये वायु बटे 80 है ना। ठीक है, तो अब एक बार देखो
तो सूत्र क्या उनका इसका यहाँ एफ एम बराबर एफ बटे के। ठीक है, तो जो एम है वो माध्यम होगा और एफ बल हो जाएगा। तो एक बार देखो, जब हम जल में पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो जो बल है ना वो कितना होगा, 80 से भाग, यानी कि बहुत घट जाएगा, बल घट जाएगा। ये पूछा है ना कि जब जल में रखा जाता है तो इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने पहले ये सूत्र सिद्ध कर दिया है और बाद में दिखा दिया है यहाँ कि जो बल है ना वो घट जाएगा। तो अब देखो हमारे जो बोर्ड में है ना, ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो अक्षय स्थिति में या निरक्षय स्थिति में कोई ना कोई सा दोनों में से एक प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है, फिर भी जो है ना हमें दोनों ही प्रूफ करने पड़ेंगे, है ना। तो अब देखो वैद्युत द्विध्रुव, याद आया क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, कि एक ऐसा निकाय है ना जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, समान परिमाण का आवेश हो, लेकिन क्या हो वो विपरीत चिन्ह के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और उनकी जो बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म, यानी कि हमने 2L ये होती है ना। तो अब हमें जो बीच का जो बिंदु है, देखो टोटल ए बी क्या हमारा, इसकी लंबाई हमने 12 ली थी हमने हुआ, तो हमने एक मध्य बिंदु ले लिया, बीच का ओ बिंदु ले लिया। तो यहां से L इधर हो जाएगी और L ये हो जाएगी। इस पर माइनस Q का आवेश है और इस पर प्लस Q का आवेश है। तो अब हमें एक ऐसा बिंदु लेना है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो इस मध्य बिंदु से कितना है वो R दूरी पर स्थित है। तो अब सिद्ध करते हैं ना। तो क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिस पर क्या है माइनस Q और ये प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारी, 2L है। तो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका जो परावैद्युतांक है वो K है। अब ए बी का जो मध्य बिंदु है O, इससे हमने R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बात देखो, कहां से, इस बिंदु से R दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हमारी R है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितनी है L है, यानी कि B से P की जो दूरी है ना वो हो जाएगी R माइनस L। ये बात याद हुई। अब एक बात और देखना है कि जो हमारा जो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी B से P की तरफ को रहेगी ना, और इधर से क्या आएगा, B से A की तरफ को रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना। तो अब देखते हैं, पहले देखें प्लस Q है ना। तो प्लस Q आवेश से बिंदु जो P की दूरी है कितनी हमारी यहाँ R माइनस L है, और जो माइनस Q है उसकी जो आवेश दूरी है वो R प्लस L है। ये बात हो क्लियर। चलो अब देखेंगे हम पहले माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र क्या हमारे यहाँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q बटे कितना है R स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या है R यहाँ R प्लस L रहेगा ना। तो दिशा कौन सी आएगी, P से A की ओर, इनके अधिकतम से न्यूनतम की ओर चलता है ना। तो अब प्लस Q जो आवेश है उसके कारण वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, है इसकी दूरी है वो R माइनस L है, यानी कि B से P की ओर। याद है ना। मेन चीज ये है यहाँ, जो बिंदु A है वो माइनस है ना, तो P से A की तरफ रहेगा ना, माइनस की तरफ रहेगा जो कम है ना, और जब प्लस Q आएगा तो वहां B से P की ओर रहेगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी ना E, वो E2 माइनस E1 आएगी। E2 ज्यादा वाली है और ये क्या हमारे यहाँ कम वाली है।
तो अब देखो यहाँ E2 कौन सी भाई, यहाँ ये वाली है ना, इसकी वैल्यू रख दी हमने, E1 है, ये रख दी वैल्यू। अब इसमें देखो ये Q कॉमन दोनों में से, और नीचे से यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 1/r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ 1/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों संख्या आ जाएंगी, क्योंकि एक प्लस है और एक ये माइनस है ना, तो ये संख्या इधर पहुंच जाएगी और ये संख्या इधर पहुंच जाएगी। तो यहाँ a प्लस बी का सूत्र खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये माइनस वाला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन जब बाहर माइनस है ना तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो आर स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट जाएगा, तो 2rl ये हो गए हमारे 4rl। ठीक है, और ये जो पावर दोनों की है ना, तो हमने ब्रैकेट लेकर ये अलग निकाल दिया, तो r माइनस एल और r प्लस एल। तो ये होता नहीं फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था यहाँ भी पहला भी अभी यहाँ वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो क्या था वहाँ P बराबर 2QL। ठीक है, तो Q को हमने एक साथ ले लिया, यहाँ 2QL हो गया, और ये 2R अलग ले लिया। अब जो 2QL है ना, ये वैल्यू किस हो जाएगी हमारी, P की हो जाएगी यहाँ। ठीक है, और अब एक बात देखो, R माइनस एल, और L का मान क्या हो, R की तुलना में बहुत छोटा हो, बस दूरी तो मान लिया हमने 1 मीटर 2 मीटर हो, कुछ हो सकती है, और जो L है ना, दो जो आवेश हैं उनकी जो बीच दूरी है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो बहुत नगण्य मान लेंगे। तो यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो उन्हें छोड़ देंगे, यानी कि नगण्य मान लेंगे। तो ये आएगा हमारा यहाँ, ये तो P हो ही गया हमारा, R है ना, 2PR, और बटे कितना है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये जब 0 हो जाएगा ना तो R की पावर 4 हो जाएगी, और एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से, तो बची हमारी यहाँ 3। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R की क्यूब। वायु हो यानी कि निर्वात हो, वहाँ K की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ छोड़ देंगे हमसे। और जो हमें पता ही है कि जो P बराबर है वो क्या होता है हमारा 2QL होता है। तो मैं समझता हूँ ये तुम्हें जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गई होगी, या दोबारा रिपीट करूं, चलो ना, आ जाएगी। अब जो इसकी सेकंड डेरिवेशन है, इस बार लेंगे हम निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखो इस बार ये ए बी क्या है हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और बीच की दूरी कितनी हमारी 2L है। तो बीच में क्या है हमारा एक मध्य बिंदु है, बिल्कुल वही बात है पहले वाली, यहाँ से यहाँ तक दूरी L और ये भी दूरी L हो जाएगी। उसमें क्या था, वो अक्षय स्थिति में था, यानी कि इस बिंदु से बिल्कुल R दूरी पर बिंदु P लिया था। इस बार निरक्षीय स्थिति है, तो इस बिंदु से R दूरी पर हमने बिंदु यहाँ ले लिया। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो R होगी, तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। तो क्या हमारा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो क्या बीपी भी आ गई यहाँ। अच्छा, अब एक बताओ ना, जो पहले वाली वही है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस पर जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो P से A की तरफ को होगी। मैंने बताया था कम से
सॉरी ज्यादा से कम की ओर होगी, है ना। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगी, यहाँ बी से पी की तरफ होगी। तो अगर हम ये मान लें कि बी से पी की दिशा को हम E1 मान लिया और पी से ए की दिशा को हमने E2 मान लिया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है हमारा, तो ये हमने कोण थीटा मान लिया। अगर होता हमारा ये समबाहु त्रिभुज तो मैं इसे कितना मानता है, 60 डिग्री मानता, 60 हो जाता, ये पूरा 120 हो जाता। लेकिन यहाँ इस बार थीटा कोण मान लिया। तो शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ कि माना बिंदु P, ये बात है जो मैंने तुम्हें अभी बताई ना, बिंदु P। तो माना बिंदु P द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश प्लस Q और माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होगी, E1 और E2, है ना। ये E1 और यहाँ से ये E2 होंगी। तो E1 मैंने बताया था भी क्या है, ये वाले है ना, तो ये होगी B से P की ओर होगी, है ना। तो कितनी हरी 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। 20 दूरी ये वाली आ जाएगी ना। इस बार क्या है, ये 20 की दूरी दोनों इक्वल हैं। वहां तो R स्क्वायर, वहां तो एक बार R प्लस L थी, एक बार R माइनस L थी, लेकिन यहाँ दोनों जो दूरी है वो बराबर है। अब जो E2 है वो होगा कहां से, P से A की तरफ को होगा। तो ये सूत्र बन जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, यहाँ बराबर हैं, ठीक है। तो अब है यहाँ AB के समांतर घटक E1 cos थीटा। अब देखो ये जो AB है इसके समांतर, ठीक है, ये E वाला। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो एक ही दिशा में होने का कारण वो जुड़ जाएंगे। अब देखो ये बताया मैंने यहाँ ये वाला ना, जो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। इसके लिए भी लंब ये कर्ण ये, तो दोनों आपस में तो बराबर हैं, ये तो हम छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। अब बचता हमारा कोस। तो कोस होता है आधा बटे कर्ण, ठीक है। E1 कितना हो जाएगा, ये वाली जो दिशा है हमारी ये हो जाएगी हमारी E1 cos थीटा, और जो नीचे वाला है E2 cos थीटा हो जाएगी। तो जो परिणाम है ना वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। तो देखो फिर यहाँ कि AB के समांतर घटक कौन से हमारे, E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा, वो एक ही दिशा में होने का कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना E, जोड़ो है E1 cos थीटा E2 cos थीटा। E1 का फॉर्मूला ये वाला है और E2 ये है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो हमने इसमें से कॉमन, पहले तो उसकी रख दो वैल्यू ना E1 की 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos थीटा। फिर E2 निकाल दी। अब इसमें से हमने क्या करा, अब यहाँ ये निकाल लिया हमने, ऐसे कॉमन निकाल लिया। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 cos थीटा। अब एक बात देखो, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो चित्र से, है ना, ठीक है। क्या होता है cos हमारा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज हमारा यहाँ कि OBP में ना cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी OB बटे PB। तो देखो यहाँ ये cos थीटा हो जाएगा यहाँ आधा बटे कर्ण, यानी कि OB बटे PB। और OB कितना हो रहा है, ये वाला L है, और कर्ण R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है यहाँ, ये वाला। तो अब जो E की वैल्यू है यहाँ जो 2 cos थीटा ना, तो 2 और cos थीटा की वैल्यू L बटे अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार देखो, ये 2QL एक साथ हो गया, 4πε0 के हो गया। अब ये रूट में है और ये बिना रूट के है। तो एक बार देखो, अगर कोई संख्या x में हो और ये रूट x हो ना, तो x की घात 1 x की घात 1/2, तो x की घात 3/2 होगी, है ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा हमारा 2QL P हो गया,
क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वही बात आई पहले वाली कि जब L की वैल्यू क्या मान लें, हम बहुत कम मान लें, बहुत सूक्ष्म मान लें, है ना, R की तुलना में, है ना। तो जब ये शून्य हो जाएगा हमारा यहाँ ये L, तो R स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। यानी कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, यानी कि L का मान बहुत सूक्ष्म मान लिया हमने R यहाँ, तब L को हम नगण्य मान लेंगे। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ 1/4πε0 K इंटू P/R3। अब निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक बात देखिए यहाँ, जो अक्षय स्थिति थी तो वहां था 2 था ना, 2P था बटे R3। अब ये निरक्षय स्थिति है तो यहाँ केवल P आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्षय स्थिति में E का मान जो है ना, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वो निरक्षय स्थिति से 2 गुना होती है। अगला जो ये है टॉपिक है, ये है कि वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं। सूत्र स्थापित कीजिए। इस पर भी हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे ना। तो अब एक बार देखो, अगर हम सीधा रख दें, ठीक है, वैद्युत जो क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे मिलेगी, हमारी ऐसे मिलेगी, तो बल नहीं लगेगा ना, क्योंकि जो बीच का कोण है ना, देखो हमारा ये जो चालक है इसी दिशा में रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी यही है ना। तो इनके बीच का कोण क्या है, वो 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। अगर हम इसी वैद्युत द्विध्रुव को इस ऐसे घुमा दें थीटा कोण से, तो अब देखते हैं ना। तो देखियो, हमारा जो एक वैद्युत द्विध्रुव है ये प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये बीच दूरी कितनी हमारी यहाँ 2L है ना। तो इस बार सीधा न होकर हमने इस वैद्युत क्षेत्र में इसे थीटा डिग्री से घुमा दिया है ना। तो एक बात रखना साइंस में कि थोड़ा सा देखो, ये साइंस के बालक तो जिनके पास मैथ है वो समझ जाएंगे ये वाला ना। जैसे ABC, ठीक है, अगर कोण थीटा है और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना लंब, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का ना। तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ ये लंब बटे कर्ण। तो लंब निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, के साइन थीटा। याद रखना इस बात को ना, पहले नाम हमारा लंब का तो साइन आ जाएगा, और अगर कोस थीटा होता है हमारा आधा बटे कर्ण, आधा बटे कर्ण, तो आधा आ जाएगा यहाँ के कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पहले आधा आ रहा है तो कोस लगेगा, और लंब आ रहा है तो यहाँ साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो, लंब बटे कर्ण, तो क्या आएगा साइन थीटा है ना। ठीक है, यहाँ क्या है, कर्ण 2L है ना, साइन थीटा। तो जब किसी द्विध्रुव को, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ये लिखा हुआ है वैद्युत को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में एक बल युग्म कार्य करता है, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। हमने ये रख तो दिया ऐसा करके, लेकिन जो ये है ना वैद्युत क्षेत्र, वो सोचेगा कि इसे बिल्कुल सीधा कर दो, इसे बिल्कुल, अब ऐसा ना, ये ऐसा बलेगा, ऐसा इधर से ना ऐसा घुमाता चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा ना, ये कोशिश करेगा ना। तो इसे वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। फिर देख लो कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत दिशाओं में एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म, एक बल ऐसा लगा, ठीक है, इस बल ऐसा लगा ना, क्या होगा, बल युग्म। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम टो, ये टो बना हुआ ना हल्का, ये ऐसे टो से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक है न्यूटन मीटर। अब हमें सिद्ध करना है। तो मान लिया कि ए बी क्या है, एक द्विध्रुव है, जो हमने अभी बताया है, ये ए बी एक द्विध्रुव है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में
थीटा कोण पर रखा है। तो इस पर दो बल समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया था इधर लग रहा है बल F बराबर QE, ये इधर को लग रहा है ना। अब तुम क्या होगी, कहां से आ गया इसे याद कर लो। देखो देखा नहीं हमने, अभी मैंने बताया था कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है ना। ठीक है, दिशा बताता है इसकी, तो इससे हमारा F बराबर EQ हो गया। ठीक है, याद कर लेना से अच्छा न्यूमेरिकल इस पर आएंगे तो और बलयुम बनाता है। अब देखो बलयुम इनके बल गुना लंबत दूरी, एक बल ले लिया हमने F ले लिया और जो लंबत दूरी है वो क्या हमारे यहाँ AC आ गया ना, ये लंबत दूरी AC। अभी मैंने बताया है जी लंबटे कर्ण, तो क्या आएगा यहाँ साइन आएगा, तो यहाँ लगेगा यहाँ 12 साइन थीटा। और F क्या होता है QE, तो 2QL को हम एक साथ ले लेंगे और क्या बचा यहाँ E साइन थीटा। तो 2QL क्या होगा हमारा P हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और ये E है ही साइन थीटा। तो अब याद रखना कि जो टाउ है यानी कि जो टो कह देते हैं कि बल युग्म आघूर्ण है ना, वो हो जाएगा PE साइन थीटा। वेक्टर के रूप में लिखेंगे हम तो P क्रॉस E हो जाएगा ना। अब इसके आधार पर हमारे दो तीन वे बन जाएंगे, अभी पॉइंट बन जाएंगे यहाँ कि थीटा की वैल्यू कब कितनी होगी तो क्या होगा। अब देखो यहाँ से ये वाला, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, देखो वैद्युत क्षेत्र कैसा हमारा ऐसा है ना, ये वाली दिशा है और ये ना ये भी इसी दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0। तो साइन थीटा साइन 0 तो 0 होता है ना, तो होगा 0, यानी कि जो बल आघूर्ण वो नहीं लगेगा, वो होगा सूक्ष्म। अगर द्विध्रुव क्या है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, बिल्कुल ऐसा है, थीटा की जगह ना बिल्कुल 90 डिग्री बन गया है ना, तो साइन 90 होता है 1, तो क्या होगा तो याद रखना फिर वो जो हमारा है ना बल युग्म आघूर्ण वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक कब होगा जब वो वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा होगा ना। ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है, अब बिल्कुल सीधा रख देंगे। ठीक है, अगर हम द्विध्रुव को क्या चीज ऐसा था ना, तो इसे ऐसा घुमा दिया 90, फिर उल्टा कर दिया, बिल्कुल इसकी दिशा बदल दी, तो ये हो जाएगा कौन कितना हमारा 180। तो 180 वाली कितनी होती है हमारी 0 होती है। ठीक है, तो भी जो टाउ है इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो एक चीज आया था कभी कभी यहाँ कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बल युग्म के आघूर्ण के आधार पर दीजिए। अब देखो हमने यहाँ कि टो है वो होता है PE साइन थीटा। अगर हम E की वैल्यू 1 मान लें यानी कि 1 न्यूटन प्रति कूलाम, और जो थीटा है वो 90 डिग्री मान लें, तो क्या होगा ये टो बराबर P आ जाएगा। कब हुआ जब E की वैल्यू भी 1 आई और क्या हुआ वो उसके लंबवत रखा गया। तो याद रखना परिभाषा ये कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जब वह एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। इनके ये है ना जो तीव्रता है वो भी 1 हो और जो 90 है ना वो इनके उसके लंबवत होगा। या यदि किसी द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होगा, T मैक्सिमम बराबर P। तो इस बात को अच्छी तरह से याद कर लेना ना। ठीक है, ये वाला ना। देखिए हमें 5 मिनट और लगेगी ना, तो ये हमारा जो इसकी थ्योरी है ना पहले लेसन की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। याद कर लेना, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, बस ये याद कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, फिर देख लो कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा
उस पर लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि F होता है F1 प्लस F2 प्लस F3। एक ये है रेखीय आवेश। देखो रेखीय आवेश है तो क्या होगा, किसी बिल्कुल एक लाइन होगी, उसकी लंबाई भी होगी, यानी कि L होगा ना। तो ऐसे याद हो जाएगा, रेखीय का मतलब क्या, लंबाई हो जाएगी, पृष्ठ का मतलब क्या, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और आयतन का मतलब क्या, उसका आयतन हो जाएगा। तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा ना। अब है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कूलाम मीटर है। तो याद रखना, देखो आवेश घनत्व तो ये तो dq हो जाएगा, और बटे जब रेखीय की बात आए ना तो dl। dl क्या है हमारे यहाँ, बहुत सूक्ष्म दूरी है ना। तो रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई होगी, पर आवेश की मात्रा, ये आवेश हो गया, को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो बस याद रखना लैम्डा बराबर dq बटे l। जब बात आ जाए हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण की, है ना, तो पृष्ठीय वितरण है तो यहाँ नीचे क्या जाएगा, हमारा पृष्ठ आ जाएगा। तो क्या है ये कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर, रेखीय की बात आए तो रेखीय लिख दो, पृष्ठीय बात आए तो हाँ पृष्ठ लिख दो, पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, ये dq बटे a हो जाएगा, नीचे dA। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम कितने सिग्मा ना से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ये आयतन वाला है ना, तो अब आयतन लिख दो यहाँ कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं ना। घनत्व है तो इसे हम रो से प्रदर्शित करेंगे, और ये dq बटे dv, यानी कूलाम प्रति मीटर की क्यूब हो जाएगा। देखो तो ये याद कर लेना आसानी से ना। बस हमारी यहाँ 1 मिनट की बात हो रही है। मैंने बताया था ना कि प्रावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्रावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचित होता है। देख लो, एक तो तुम्हारे चालक पदार्थ, ठीक है, एक होता है हमारे अर्धचालक, एक होता है अचालक, लेकिन एक होता है हमारा प्रावैद्युत पदार्थ। तो प्रावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचित होता है, जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज और अभ्रक, है ना। अब ये है यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ कंपटीशन भी आता है बहुत। ये अभी जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें भी आया था ये कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताइए। तो वैद्युत बल, इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो F बराबर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, M1 M2 बटे r स्क्वायर। अब ये लगता है आवेशों के बीच लगता है, और ये सभी द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगता है। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकते हैं। भाई प्लस प्लस है दोनों तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो आकर्षण हो जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसमें केवल आकर्षण बल ही लगेगा। कहते हैं पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर को आकर्षित करती है। इसमें माध्यम पर निर्भर करता है, और लेकिन इसमें माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसा देखो मैम, इंपॉर्टेंट बात दोनों ये वाली है कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, बहुत क्षीण होता है, बहुत कम लगता है ना। अगर सोचो गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो क्या होता, ऊपर जो सारे ना चांद सितारे सारे वो कहाँ जाते, पृथ्वी पर आ जाते। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल जो है ना,
वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रोटॉन के बीच में कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना और इलेक्ट्रॉनों में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। तो हमने जो है इसकी जो है इस चैप्टर की पहले की जो हमारी थ्योरी थी, जो भी मुझे सही लगी वो मैंने पूरी करवा दी है। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेकर आऊँगा इसकी मैं, उसमें जो थोड़े अलग से टाइप के जो न्यूमेरिकल है ना, एक तो उन्हें करवाना है और जो इस लेसन में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, भले चाहे 10, 20, 50 बन जाएंगे ना, उन सबको सोल्व कर देंगे। फिर तुम्हें जो है ना किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू।